दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। पहले चरण के मतदान ने आंखें खोल कर रख दी हैं। चिंता की लकीरें इस वक्त पेशानी पर साफ दिखाई देने लगी है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया पहले चरण में अचानक से, जो कि लोगों का मिजाज बदल गया। इस वक्त तस्वीर ये है कि सत्ताधारी पार्टी अपने तमाम कार्यकर्ताओं को अलग अलग राज्यों में मुस्तैदी से काम करने के लिए बोल रही है, उन्हें घरों से बाहर निकाल रही है। चिंता की लकीरें अब इस तरह से आगे बढ़ रही हैं। अभी 6 चरण बाकी हैं, कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है तस्वीर में कि ऐसा क्या हुआ है, सिस्टम में ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि अचानक से इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। आइए बात करते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वाहिद जी से और उन्हीं से समझेंगे कि ये चिंता की लकीरें कहां से निकल कर आ गई हैं। क्योंकि जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो जवाब वाहिद जी के पास बहुत क्लियरली होते हैं। सर, बड़ा सवाल यही है कि ये जो चिंता की लकीर सामने आ गई है कि भाई जो पहले चुनाव चरण में, मतदान के चरण में जो चिंता हो रही है कि परसेंटेज गिर गया, 5% बिहार में लगभग गिरा, 6% के आसपास राजस्थान में, पूरे अगर देश में देखा जाए तो 2019 के मुकाबले 2.25% गिरा। तो ये क्या हुआ, किसने आंखें दिखाई हैं? विनीता जी, मेरे ख्याल से मोदी जी ने या अमित शाह जी ने ये कैलकुलेट नहीं किया था कि अगर जो वो अपना रवैया भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के प्रति अपना रहे हैं, इसके आचार संहिता लगने के बाद जब सिस्टम पे से अपना कंट्रोल कम होगा तो क्या ये संगठन आपका साथ देंगे या फिर नहीं देंगे। कड़वी सच्चाई पहले चरण में ये है कि जमीन पर जो पन्ना प्रमुख लोगों के घरों में जाता था, उनको लेके आता था, वोटिंग बूथ तक छोड़ता था, वोट एक एक वोट डलवाता था। यही वजह थी कि पिछले 2 चुनावों में हाईएस्ट वोटिंग परसेंटेज जो है लोकसभा के चुनाव में रहा है। और इस बार लोकसभा के चुनाव में वोटिंग परसेंट गिरने का मतलब ये नहीं कि कोई उनके सामने कोई कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या कोई दूसरी पार्टी कोई बहुत बड़ा अच्छा कुछ कर पाई है। बिल्कुल नहीं कर पाई। कोई मीडिया कैंपेन कर पाई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल कहानी ये है कि संघ परिवार के जो संगठन हैं वो जमीन से नदारद हैं, गायब हैं। पन्ना प्रमुख काम नहीं कर रहे हैं, आरएसएस के संगठन जागरूकता के लिए बूथ तक नहीं ला रहे हैं और संगठन के लोग कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। वजह यह है कि जिनके घरों के अंदर ये एक एक वोट की पर्ची पहुंचाते थे, अगर किसी परिवार में 5 वोट हैं तो वहां 2 की पर्ची पहुंच रही है, 3 की पर्ची पहुंच रही है। यानी बड़ी स्पष्ट तौर पर लोगों को पहले लाया जाता था, बूथ तक छोड़ा जाता था, वोट प्रतिशत को इंक्रीज किया जाता था। वो जो संगठन की मौजूदगी थी, शायद ये समझा अमित शाह जी ने कि पन्ना प्रमुख मेरे कंट्रोल में है, संगठन मेरे कंट्रोल में है, हम फिर से एक बम्पर वोटिंग कराएंगे और 400 पार हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि जमीन पे संगठन गायब है, बीजेपी गायब है, आरएसएस गायब है, बजरंग दल गायब है। और जो मीडिया के जरिए जितना वोट मिल रहा है, बड़े एक अलग बात कह रहा हूं, बधाई देनी चाहिए इस देश के मीडिया को जो एक तरफा होके इस तरह भारतीय जनता पार्टी के बजाय मोदी जी का कैंपेन किया कि मोदी जी के भगत वोट देने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का वोटर वोट डालने नहीं निकल रहा है। इस कड़वी सच्चाई को ये पूरा चुनाव जब खत्म हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी जब 200 सीटों के नीचे सिपट कर रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, उसके बाद लोगों को मेरी ये बात नजर आएगी कि असल में हुआ क्या है। ये बात अभी अब हम करेंगे तो लोग हंसेंगे, डिफरेंशिएट इसमें कर बहुत रहे हैं सारी आप, बात। मोदी के भक्त और बीजेपी के वोटर, ये दोनों चीजों को आप अलग खेमे में रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अलग खेमे में हो गए हैं। देखिए आपके साथ मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसपे कई लोगों की तनकीद भी आई थी। मत भूलिएगा कि अगर आप पार्टी के बड़े नेताओं को दरकिनार कर देंगे, मजबूर कर देंगे, उनकी बेइज्जतियां करेंगे, नंबर 2 नंबर 3 में आप जो है जो रोल होता है आप उसको दरकिनार कर देंगे, आप मेरिट को खत्म कर देंगे और आप जिसको चाहते हैं उसी को ही अगला पद देने वाले हैं। वो जो चीजें थी, आपको एक बड़ी बात आपको समझ लीजिएगा, मोहन भागवत जी का ये कहना कि 2025 में धूमधाम से हम 100 साल का जश्न नहीं मना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो प्लान तैयार किया गया था उससे पीछे हट चुके हैं। यानी ये घमंड कहलाएगा, गुरूर कहलाएगा, हम तो सेवक हैं, देश की सेवा करेंगे। मोहन भागवत जी के इस बयान के पीछे इस चुनाव के पूरे नतीजे छुपे हुए हैं। अगर
मीडिया जो भक्ति कर रही है, मीडिया जो एक तरफा है, दूसरे चरण के बाद ये मीडिया आपको बदलता हुआ नजर आएगा। जनता को और ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेना चाहिए, इन्हें बिल्कुल माफी की गुंजाइश इसमें नहीं बचती है। जो लोग अभी तक भी भक्ति में लगे हुए हैं, दूसरे चरण के बाद ये भाषा बदल चुके होंगे, ये भूल चुके होंगे मोदी भक्ति को, ये भूल चुके होंगे शाह साहब के डर को, और ये अलग भाषा में बोल रहे होंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। तस्वीर आप याद दिला रहे हैं, अयोध्या की वो तस्वीर जिसमें मोहन भागवत गए थे और उन्होंने मंच पर उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को काफी सराहने की बात की थी और कहा था कि मुझे भी ये दायित्व यहाँ पर मिला है बोलने के लिए। और ये चर्चाएं हुई थी कि मोहन भागवत वहां पर बिना न्योते के अचानक चले गए थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिल्कुल उस वक्त औचक स्थिति में चले गए थे कि ये मतलब वो प्लान में नहीं था। तो क्या ये अंदर आरएसएस और बीजेपी के बीच में इतने डिफरेंस हो चुके हैं, खास तौर से ये दोनों के जो मेन चेहरे हैं मोदी और मोहन भागवत, ऐसा है क्या? देखिए, आपको एक बात मैं बड़ी बात बताना चाहता हूँ। अगर आज बिन कहे, अगर आज कांग्रेस की पार्टी जो रैलियां हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी की रैली हुई है, राहुल गांधी की जो है रैलियां हुई है, और उन इलाकों में अगर अपार भीड़ भी आपको दिख रही है, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, सर्वे करा लीजिएगा, बाद में करेंगे लोग। आरएसएस के लोगों ने भी मिलके भीड़ जुटाई है, ये एजेंडा सेट हो चुका है। मोदी जी कल नागपुर में 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, जो भी है पक्की रिपोर्ट खैर मुझे नहीं पता, मगर मेरा डाउट है कि वो नागपुर में थे। वो मान मनवल की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह संघ को मनाया जाए कि वो फिर से चुनाव जिता दे। यहाँ एक बात मैं थैंक्स कहना चाहूंगा संघ परिवार को कि शायद उन्होंने भी ये जो एक देश तानाशाही की तरफ जाने का खतरा लोग बता रहे थे, उस खतरे को शायद उन्होंने भांपते हुए ये ज्यादा मुनासिब समझा कि अगर लोकतंत्र रहेगा तो 5 साल के बाद फिर से किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ सकती है या नहीं आ सकती है। आज जो मैं बात आपके लिए कर रहा हूं, हो सकता है वो लोगों के लिए एक अलादीन के चिराग से निकला हुआ तमाशा नजर आए, पर मैं जो बात कर रहा हूं वो एक ऐसा पर्दे के पीछे का सच है जिसे अभी ये मीडिया बात नहीं करेगा। तो इनका नागपुर में जाना, रात भर अड्डेबाजी करना, मोहन भागवत का ये कहना कि हम 25 साल जो सन 1925 में 100 साल का जश्न उतने धूम से हम नहीं मनाने जा रहे हैं, मतलब साफ है कि बैकआउट कर चुके हैं। मैंने ग्राउंड पर देखा है और ग्राउंड पर पन्ना प्रमुख गायब है, आरएसएस गायब है, संगठन के वो लोग गायब हैं जो वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक लेके आते हैं। 2 बातें हैं इसमें, समझ लीजिएगा। तमाम यहाँ जो मैंने पहले बात की थी कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो मेरिट का खेल था वो खत्म था। यहाँ नंबर 2 की लड़ाई में आपको खुद ब खुद योगी जी नजर आते हैं अपने आप, और आपको लोगों की जबान पे गडकरी जी नजर आते हैं, मगर मोदी जी की प्रायोरिटी पर या अपनी चॉइस पर अमित शाह जी नजर आते हैं। और ये एक रस्साकशी ऐसी है, शायद संघ परिवार नंबर 2 किसी और को चाहते हो और शायद मोदी जी किसी और को चाहते हो। इस चक्कर में शायद संघ परिवार और संगठन के लोगों ने तय किया हो कि हम इस बार हार कबूल करते हैं और हम जानबूझकर हार जाते हैं। याद रखिएगा, आरएसएस ऐसी हार क्यों कबूल करेंगे जिसमें मैदान से ही बाहर हो जाएंगे? चेहरा बदलना अलग बात है और मैदान से बाहर होना एक अलग बात है। देखिए, एक बात आप मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त जो वोट पड़ रहा है वो कुछ लोग हमेशा इतने लंबे कैंपेन के बाद इतने टेम्पर्ड हो जाते हैं कि अगर उनको ऊपर से कमांड भी आए कि तुमको वोट भी नहीं डालना और डलवाना, वो तब भी ये काम कर लेते हैं। इसलिए आपको इतना प्रतिशत वोट नजर आ रहा, वरना ये वोटिंग जो लिस्ट तो आपको 50% से ऊपर जानी ही नहीं थी, और 40% भी वोटिंग हुई है। राजस्थान की लोएस्ट पोजीशन पे वोटिंग होने का संकेत आप समझ सकते हैं कि क्या है, जिसमें ये मत भूलिएगा कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो हर जगह पर 70 से 80% पड़ रहा है, और जो प्रो बीजेपी वोट है वो 40 से 45% के बीच है, और तब मिलाकर ये 63 या 60% हो रहा है। ये एक कड़वी वो सच्चाई है जिसे आज तो नहीं मगर दूसरे चरण के बाद लोग चर्चा में लाना शुरू कर चुके होंगे। और बीजेपी की देखिए, आरएसएस को ये मत भूलिएगा कि आरएसएस जो भी करती है उसकी जो ट्रेनिंग है, उसका जो इंस्टीट्यूशन है, वो ये कहता है कि हम जो भी करते हैं वो देश के लिए करते हैं। और अगर देश के लिए उनको कहीं अहित नजर आए और उनको लगता हो कि शायद हम सही दिशा में नहीं जा रहे हैं,
और कल को हमें देश की जनता को जवाब देना पड़ सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्यों डूब गई, क्यों हमने जो है आगे आने वाले दिनों में जो डॉलर के रेट और गोल्ड के रेट यहाँ पर बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, रशिया में रूबल मजबूत हो रहा है, गोल्ड के रेट नीचे आ रहे हैं, और चूंकि लंदन में बैठ के गोल्ड के रेट डॉलर के मुकाबले तय किए जाते हैं, डॉलर डी वैल्यू हो रहा है, इसलिए 75,000 रुपए के आसपास पहुंच गया है। जो वो उनके पास थिंक टैंक भी, आम जनता ये खेल नहीं जानती, मगर संघ परिवार के संगठन में ये बात लोग समझ रहे हैं कि आने वाले दिन आर्थिक संकट के हैं और उस वक्त जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मेरे ख्याल से जनता समझ रही है, संघ समझ रहा है, आरएसएस के भी ये इसीलिए वो जमीन से पदाधिकारी गायब निर्मला है। सीतारमण की तरह सच बोल सकते हैं ना, रोका किसने है? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं निर्मला से, देखिए एक चीज मैं आपको कह दूं, निर्मला सीतारमण जी एक बेचारी भोली भाली लेडी हैं साउथ की, वो किस जाल में कहाँ जंजाल में फंस गई मुझे तो समझ ही नहीं आता। उन बेचारी का क्या लेना देना अर्थव्यवस्था से, वो क्या जाने अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, वो क्या जाने कि दुनिया में आर्थिक निजाम सिर्फ देश के नहीं होते हैं, हमको इसको इंटरनेशनली कनेक्ट करना होता है, हमको देखना होता है कि किस दुनिया का बाजार ग्रो करेगा, हम उससे क्या निजाम में बनाएंगे लेकिन और इधर सर क्या वो करेगा। देश वो की सिर्फ वित्त बेचारी मंत्री अकाउंट है। का प्रबंधन कर रही है और कुछ भी नहीं। हाँ, लेकिन वो देश की वित्त मंत्री है, इस तरह के तो हम नहीं कह सकते कि वो क्या जानती हैं। जानती तो होंगी ही वो, उनके पति भी इकोनॉमिस्ट हैं। अगर जानती थी, हमारा सबसे नियरेस्ट फ्रेंड आज भी रशिया है, और अगर रशिया में डॉलर के रेट नीचे जा रहे हैं तो भारत में ऊपर कैसे आ रहे हैं, इसका जवाब आप दे दें, या सीतारमण से लेके दे दें, या मोदी जी से मुझे लेके दे दें, या इस देश का जो अर्थशास्त्री और ये कहता हो कि आर्थिक नीति ठीक है। अगर इसका जवाब नहीं देते तो जाए नर्सरी के स्कूल में एडमिशन ले, पहले अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं उसके ए का मतलब सीखें, उसके बाद अर्थव्यवस्था पे बात करें, या जो है देश में उस तरह की निजाम की मंत्रालय को संभाले। वो तो एक जवाब जानती है कि उनके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें, तो ये इशारा किसी और की तरफ है ही। तो कुल मिलाकर देखिए के ग्लोबल मेरा ये साउथ कहना में है कि एक बात समझ अगर लीजिए। बीजेपी में आरएसएस और जी जी उनके जी। खुद मंत्री भी अगर उनके नाराजगी के खेमे में आ चुके हैं, तो 400 पार का दावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, वो किस तरह से पार पा पाएंगे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। यूं ही तो नहीं कह गए होंगे, प्रधानमंत्री हैं वो देश के। मैं आपको जवाब देता हूं। मैंने आपके एक प्रोग्राम में, जब ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे उस प्रोग्राम को रीटेलीकास्ट करिएगा, जिसमें मैंने कहा था कि स्टेट भी एक चीज होती है। इस देश के लोग अभी हमारे स्टेट को नहीं जानते, मगर मैं जानता हूं, और मैं थैंक्स कह रहा हूं ऑनलाइन अपने स्टेट को। इस देश में मेरे जीवन काल में आज 57 साल की उम्र हो चुकी है, बहुत से चुनाव मैंने देखे हैं, और मैंने भारत में इतना फेयर चुनाव कभी नहीं देखा जहां प्रशासन बिल्कुल वेलकम वोटर्स को कह रहा हो, जहां बूथ आपके खाली पड़े हों, जहां कहीं किसी पर कोई दबाव ना हो और कोई धांधली नजर ना आती हो। अगर ये हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि ये अमित शाह जी की कमांड होगी, मैं नहीं समझता कि ये मोदी जी की कमांड होगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये राहुल जी के फेवर में हो रहा होगा, या प्रियंका जी के फेवर में हो रहा होगा, या अखिलेश के फेवर में हो रहा होगा। अगर इसे ये हो रहा है तो जरूर अंदर से बैठी हुई मशीन ने कोई मन बनाया है, इसलिए इस देश में फेयर चुनाव हो रहा है। ये बातें आगे आने वाले दिनों में मैच्योर होंगे। मुझे लगता है कि मुझे कुछ गालियां देने के बाद लोगों में थोड़ी बहुत अकल आनी शुरू होगी, और उन्हें इस मैच्योरिटी का भी एहसास होगा, अपने गुमनाम एसेट का भी एहसास होगा, और हमें जिन्हें थैंक्स बोलना चाहिए उन्हें थैंक्स बोलने का सलीका भी आएगा। थैंक यू तो ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि आरएसएस जो कि किसी भी तरह से हमेशा इतने सालों से ये कोशिश करती रही कि उनका कोई नुमाइंदा आए सत्ता में, अब जो वो नुमाइंदा आ गया है तो क्या उसके साथ इतना सामंजस्य नहीं बिठा पा रही है? मतलब ये सब करने की जगह हराने का काम कैसे कर सकती है? ये अभी गले से नहीं उतर। एक सबूत के तौर पर आप देख सकते हैं कि देखिए एक हवा चली, और हवा ये चली है देश में कि अगर कोई भी ऊंची आवाज में बात करता है तो उसकी गाड़ी से इशारा समझ लेना, बिटवीन द लाइन क्या कह रहा हूं गौर से समझ लेना, सुन लेना, फिर गूगल करना, फिर आपको सारे इतिहास पता चल जाएगा। अगर किसी की गाड़ी हाईवे पे जाती है और उसमें आके डंपर टकरा जाता है, इसे खुफिया दुनिया में थ्रेट कहा जाता है, इस बात की कि ज्यादा मुंह उठाओगे तो ऊपर भी चले जाओगे।
और ये थ्रेट जिन लोगों को दी जाती है या फिर थ्रेट किए जाते हैं, जो एक थ्रेट का चलन पूरे देश में चला, अपनी अपनी जिंदगी का खतरा सबको हो गया, ऐसे में सब डर गए, और सब डर गए तो फिर ये जो काम हो रहा है वो सारा काम मिलके कर गए। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? मैं सीधे सर लफ्जों में कह रहा हूं कि ये जो हालात है, चाहे वो पार्टी के अंदर के लोग हो, पार्टी के बाहर के लोग हो, हर किसी में एक अजीब सा भय था, अनजाना सा डर, अनजानी सी दहशत, कब किसके साथ क्या हो जाएगा, कब किसको कौन उठा लेगा, कौन किसको डाल देगा। ये जो भय का माहौल बना ना जनाब, ये सारा भय का माहौल ही ले डूबा। अब रो के मुसलमानों को सारा माल दे दिया जाएगा, कोसने से कुछ होने वाला नहीं। एक सेंसिटिव मैटर जिसे आप मंगलसूत्र कहते हैं, अगर कल तक तो आप इस देश को 10 साल ये बताते रहे कि देश में जो हमारे मेजोरिटी के लोग हैं, हिंदू भाइयों के लोग हैं, उनकी बेटियां खतरे में हैं, आज तुम रो रो के कह रहे हो कि तुम्हारे तो मंगलसूत्र खतरे में है। अरे भाई, तुम्हारा दिमाग ठीक है? इलाज की जरूरत तो नहीं है। आप एक तरफ तो ठहरो, हमारी बेटियां खतरे में है या हमारा मंगलसूत्र खतरे में है? आप चुनाव के लिए, लड़ाई के लिए मजबूरन जब दिख रहे हैं कि तुम्हारे बाहर जाने के दिन आ गए, तो तुम मंगलसूत्र तक उतर आए। अरे कम से कम राजनीति में इतना मत गिरिए, इतना मत गिरिए कि आप जो है बेटियों को और मंगलसूत्र को दांव पे लगा दो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं है। शुक्रवार को दोबारा से दूसरे चरण का जब प्रतिशत सामने आएगा, वोट प्रतिशत। जी विनीता जी, मेरी वजह से आज आपको भी पढ़ने वाली है ट्रोलर। ठीक है, फिर हम आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे उस वक्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।